फारिस ने भी बिना सोचे समझे रख के उसके गाल पे थप्पड़ जड़ दिया और वो बेचारी मुंह पे हाथ रख के रो देने के दर पे थी। खबरदार, जो तुम्हारी आवाज़ भी आई वरना और मारूंगा, फारिस ने बेहद गुस्से से कहा। बाद में जियान ने खुद ही बता दिया कि वो तेज़ी से उतरता गिर गया था। दिलावर साहब ने फारिस को डांटा एन पे हाथ उठाने की वजह से, लेकिन फराज साहब ने बातें को रफा दफा कर दिया। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। बात तो ख़त्म होगी ही, लेकिन एन के दिल में फारिस का डर बैठ गया और वो उसके सामने भी जाने से डरने लगी। और वो डर जो बचपन में दिल में बैठा था वो आज भी कायम था। वही लाल अरंगारा आंखें। दुआ जितनी पुरएतमाद थी वो इतनी ही डरी सहमी और मासूम थी। अपने हक के लिए बोलना भी नहीं आता था। वो ख्यालों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी और अफान इसके नाज नखरे उठाता था, उसे समझता था। वो उसका सबसे करीबी दोस्त था, जिससे वो हर राज की बात कर लेती थी। जो बातें वो दुआ से भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका ज़्यादा वक्त जियान के साथ गुजरता था। फारिस के बाहर मुल्क जाने पे सबसे ज़्यादा खुश भी एन ही थी, और शायद फारिस भी इसी की वजह से मुल्क से बाहर चला गया था। उसका अफान के ज़्यादा करीब रहना उससे चुभता था, और वजह जानने से वो खुद भी कासिर था। अगर सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश व मगन थे, हाँ, उसके अलावा एक और हस्ती थी इस घर में जिसे एन की जान जाती थी और उसे एन हमेशा डेवल कहा करती थी। वो था इबरार शाह, दिलावर शाह के सौतेले भाई कबीर शाह का बेटा। शाह हवेली खानपुर की मशहूर हवेली थी। बड़ी हवेली के नाम से जानी जाती थी, जो दिलावर शाह और फराज शाह के वालिद अकबर शाह ने अपनी ज़िंदगी में बनवाई थी। उसका तर्ज तामीर शाहाना था। वो हवेली महल से कम न थी। अकबर शाह ने बड़ी बेटी की शादी ख़ानदान में ही अलमास बेगम से करवाई थी, जो बहुत खुशगवार साबित हुई। उन्हीं के 3 बेटे थे, अफान, फारिस और छोटा ज़ियान। पास ही गुरगन का कमरा था, जहाँ उसके कमरे के बाहर एक बल्ब रोशन था। इसी की रोशनी में फारिस चलता हुआ अफान की कब्र के सर वाली तरफ आया और घुटनों के बल वहीं बैठ गया। यार मत करो ना। मोबाइल यूज़ करता अफान बार बार फारिस को तंग कर रहा था और हर बार इसके बाल ख़राब कर रहा था। जितना वो तंग पड़ता फारिस बनता हो उसे मज़ीद ज़िद करता। मामा देखे ना, फारिस को बार बार मेरे बाल ख़राब कर रहा है। रूठेपन से 10 साला अफान ने अलमास बेगम को शिकायत लगाई तो वो मुस्कुरा दी। मामा देखे ना, फारिस के बाल पे चांद बनता है, मेरे बालों पे नहीं बनता। अब की बार फारिस ने मुंह बना के कहा, हाँ तो इसमें मेरे बाल ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? अफान ने उतरा के कहा और फिर लेटे हुए मोबाइल यूज़ करने लगा कि फारिस ने फिर इसके बाल खींचे और भागा, और अफान ज़ोर से चिल्लाता फारिस के पीछे भागा, और फिर फारिस आगे आगे था और अफान पीछे पीछे, और सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें थीं। बेख्तियार फारिस का हाथ कब्र की मिट्टी पे गया। ना वो था और ना ही इसके बालों का चांद। आंसू गिरते गिरते कब्र की मिट्टी में जज़ब होने लगे थे। कब्र की मिट्टी हाथ में उठाई तो दिल में एक बार फिर से जुदाई का दर्द जाग उठा। अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली और तेज़ हवा चलने लगी। दूर जियान गाड़ी के साथ टेक लगाए फारिस पे ही नज़र रखे हुए था। हाथों में मिट्टी उठाई है। वो एक बार फिर माजी में चला जाता है। मैं आपसे नहीं, फारिस से प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरी और फारिस की ज़िंदगी से निकल जाएं। लफ्ज़ों की पेशकश होने लगी और दर्द की जगह जुनून ने ले ली। उसके दिल में बेइंतहा गुस्सा भर गया। कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। मेरे भाई को मौत के मुंह में पहुँचाने वाले को इबरतनाक सज़ा दूँगा। भाई मेरी जान, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। सच झूठ का पता तो कर लेते। इतनी जल्दी क्या थी जाने की? कैसे इतना बड़ा गुनाह कर दिया? कैसे खुद को मार डाला? नहीं, यकीन नहीं आ रहा कि अब तुम नहीं छुट्टी ना कोई संदाई जाने वो कौन सा जहाँ तुम चले गए हो। धीरे से वहाँ से उठा। बारिश शुरू हो चुकी थी। फारिस गाड़ी के करीब पहुँचा तो जियान ने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बैठते ही एक अलविदाई नज़र कब्रिस्तान पे डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कसम खाता हूँ अफान, जो भी तुम्हारी मौत की वजह है, मैं उसे मौत के घाट उतार दूँगा। फारिस ने गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाते आंखें मोड़ ली। क्या हुआ दुर्दाना भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? और शाह जो किचन में खाना बना रही थी, दुआ की मदद कर रही थी, दुर्दाना का अंदाज अंदर आने पर परेशान हाल पूछ बैठी। उफ, क्या बताऊं भाभी, ये महल्ले वाले भी ना हर वक्त की उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पास रखी चेयर पे बैठते हुए दुख से कहा, क्या हो गया? क्या हो कह दिया?
सरसरी से अंदाज में पूछा, आप देखे ना, अफान के तो जाने का वक्त आ गया था। हाय जो जवान जहान बच्चा चला गया। मुंह पे दो पट रखे आंसू बहाए और पूछने लगी, पर इसमें हमारी एन का क्या कसूर। दुर्दाना की बात पर दुआ के काम करते हाथ भी लम्हे बार को रुके और नज़रें उठाकर दुर्दाना शाह को देखा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? मारिया शाह ने कहा, नासमझी से उनकी तरफ देखते हुए दरियाफ्त किया। मैंने कुछ औरतों को कहते सुना है, एन करमजली है, मनूस है, उसकी वजह से। बस करें आंटी, क्या बोले जा रही हैं? दुआ ने उनकी बात पूरी न होने दी, बीच में ही गुस्से से टोक दिया। लो भला, मैं क्या कहाँ कह रही हूँ? महल्ले में चमगोइयाँ हो रही हैं। अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है मैंने। बढ़ा चढ़ा के पेश किया। ऐसा कुछ नहीं मेरी बेटी। दुआ ने फ़ौरन आगे बढ़कर माँ को आंखों ही आंखों में तसल्ली दी, लेकिन लब भी खामोश न रह सके। मामा, लोगों का तो काम है बातें, ना वो जिंदा को छोड़ते हैं और ना मरे हुए को। अपना मरा ना तो जैसे सब भूल ही गए हैं। नाकिन अखियों से दुर्दाना शाह को मुंह बना के देखा। उन्होंने पैरू बदला। मारिया शाह लंबी सांस से खारिज करती दोबारा काम में लग गई। अरे, मैंने तो आपको भलाई की ही बात बताया है। खैर, एन मुझे भी बहुत अजीज़ है, मेरे लिए फारिया जैसी है वो। कभी फ़र्क नहीं किया मैंने। बहुत से जितला के बताने लगी। आंटी, अगर ऐसी बातें होती तो आप इन लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे थे, आप वहीं उनको जवाब दे के आती, ना कि हमें आकर। जानबूझ के बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, वही तो बता रही हूँ। अच्छा खासा जवाब दिया मैंने, लेकिन आगे से बोली, अगर इतनी ही चाहत है तो अपनी बहू बना लेना। ज़बानी हमदर्दी क्यों दिखा रही हो? दुर्दाना शाह ने खूब सोच समझ के पत्ता फेंका। दुआ के माथे पे तेवरी चढ़ी। मारिया शाह ने भी हैरानगी से देखा। और फिर क्या था? मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, बना लूँगी बहू, चाँद का टुकड़ा है और बहुत नेकबख्त बच्ची है हमारी नूरलैन। तब तो सबके ही मुंह बंद हो गए। बहुत उतरा के किस्सा तमाम किया। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मारिया शाह मेरे से मुखातिब हुई। देखें भाभी, इसमें बुराई ही क्या है? नूरलैन हमारी भी बेटी है और हमें भी बहुत अजीज़ है। लोग बातें करेंगे तो दुख तो होगा ना, और लोगों के मुंह बंद करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं। इजाज़त दें तो शाह जी से बात करूं। अपनी फुल प्लानिंग करके उन्होंने अपनी बात मारिया शाह के सामने रखी। आंटी, आपको कोई खौफ खुदा है कि नहीं? दुआ से बर्दाश्त ना हुआ तो गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोली, अफान भाई की कब्र की मट्टी भी खुश्क नहीं हुई और आप शादी की बात कैसे कह? दुआ की आंखें नम हुई। मारिया शाह की आंखें भी भीग गई। देखो बेटा, ये सब बड़ों की बातें हैं, तुम इसमें ना बोलो तो बेहतर है। रूखे अंदाज में टोका। भाभी, मेरा ख्याल है इस मौजू को आप यहीं ख़त्म कर दें, मज़ीद इस बारे में कोई बात ना हो। मारिया शाह ने सख्ती से मगर धीमी लहजे में दुर्दाना को बावर करवाया। भाभी, मैं तो आपके भले के लिए बस जिस वजह से भी कह रही हैं, बस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मारिया शाह ने गुस्से से एक टोका तो दुर्दाना बेगम अपना सा मुँह लेके रह गई और मुंह बना के किचन से निकल गई। दुआ ने आगे बढ़ के माँ को गले लगाया। मारिया शाह ने आंसू साफ किए। बहुत दर्द भर गया था दिल में। अफान इनका होने वाला दामाद, बाद में पहले इनका बेटा था, और वो बेटे की मौत को कैसे यूँ अचानक फरामोश कर देती, जबकि वो तो उनके दिल में बसता था। सब कुछ ठीक जा रहा है माँ। हाँ, इबरार शाह ने अपने बाप कबीर शाह से कहा। वो बस ऐसे ही। इबरार शाह के पास जवाब न था। खबरदार, दिन को जो मर्ज़ी करो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, लेकिन रात होते ही घर वापस आओ, समझे? तंबिया करते वो आगे बढ़ गए। इबरार शाह ने सर इस बात में लाया और बाप के जाने के बाद गार्डन एरिया में आ गया और बदकिस्मती एन की जो सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर जा रही थी, इबरार शाह की नज़र इस पर आ गई। रुको। एन आवाज़ पे चौंकी और पलटी। सामने इबरार शाह को देख इसके चेहरे पे दर्द वाज़िह नज़र आने लगा। यहाँ आओ, सख्त लहजे में पुकारा। एन ने इधर उधर देखा, कोई नज़र न आया, लेकिन अपनी जगह से हिली भी ना। सुना नहीं क्या कहा मैंने? इबरार शाह गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। वो सहमी सी सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ी थी और वो सर पे आन वार हुआ। तुम्हें कम सुनाई देता है? बहुत ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाया। क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या मसला है? फारिस ने पास से गुजरती इबरार को ऊंची आवाज़ में बोलता देख गुस्से से टोक बैठा। ये देखे बिना कि वो बात किससे कर रहा है। फारिस को देख इबरार के चेहरे का रंग फीका पड़ा। जी वो कुछ नहीं, वो मैं। इबरार शाह के डरने और फारिस के इस तरह बोलने से इनको थोड़ा हौसला हुआ।
एक नज़र फारस पे डाली जो उसे देख रहा था और आंखों में खाता कि यहाँ दूर हो जा। ऐसा एन को लगा और वो चाक से ऊपर की तरफ भागी और गायब हो गई। इब्रार शाह लब बेचे नीचे उतरा और फारिस शाह के करीब से गुजरता। फारिस की तेज़ नज़रों का इज़हार वो अपने खुद पे महसूस कर रहा था। इब्रार के जाने के बाद वो जो अपने रूम की जानिब बढ़ा था कि कदम रुके नज़र ऊपर की जानिब उठी, वहीं जहाँ एन की थी। बेख्तियारी इसके ने कदम ऊपर की जानिब बढ़ाए। दरवाज़ा खुला था। सूरज की तेज़ रोशनी अंदर रूम में दाखिल हुई। हर तरफ नूर ही नूर बिखर गया। वो इसका स्पेशल रूम था जहाँ वो अपने फ़ारिग वक्त में आर्ट किया करती थी और अफ़ान हमेशा इसका साथ दिया करता था। आज वो अकेली थी जहाँ ढेरों पेंटिंग्स बना के इसने यहाँ रखी थी। एक ख़ास पेंटिंग भी इसने बनाई जो इसने बना दी, लेकिन इसमें जो वो बना गई ही खुद भी हैरान रह गई। वो एक डर सा दिल में बैठ गया, कहीं में कोई देख ही ना ले, और वो पेंटिंग इसने छुपा दी। सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी तो ना बदला था। आगे बढ़ी एक और पेंटिंग जो इसने बनाई थी, वो उठ के स्टैंड पे एडजस्ट की। वो बेख्तियार ही देखिए पेंटिंग अधूरी है। अफ़ान ने देखते हुए सोच अंदाज में कहा। तो वो हैरानगी से उससे देखने लगी। क्या क्या अधूरापन है इसमें? कनकती मासूम आवाज़ अफ़ान के कानों से टकराई तो वो मुस्कुरा दिया। ये समुद्र का बर्फीला पानी जो चाँद की रोशनी में दमक रहा है, और ये प्यारी सी लड़की जो इस रात के खूबसूरत मंजर का एक प्यारा सा हिस्सा मालूम होती है। ये उदास है। और जानती हो ये उदास क्यों है? वो हलमनाक से सुन रही थी। क्योंकि ये अकेली है। इसका हमसफ़र नहीं इसके साथ। मैं नहीं तुम्हारे साथ, धीरे से सरगोशी में कहता वो दूर कहीं हवा में तहलील हुआ और एन माजी से हाल में लौटी। आंखों में आंसुओं ने फिर डेरा जमा लिया। पेंटिंग उंगलियों की पोरों से छूते इसके लब में सिसक उठे। ये तस्वीर कहाँ अधूरी है फारिस? आप हो ना, ये चांद आप ही हो तो हो जो हमसे बहुत दूर चले गए हो, जहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते। हाँ, वाकई इसमें अधूरापन रह गया है। कहते कहते वो रोती बैठती चली गई। बेबसी हद से सवा थी। एक झटके से बाजू से खींचकर मुकाबले ने खड़ा किया। एन इससे अचानक आफत पर बुखला गई और सामने खड़े शेर पर नज़र पड़ी, जिसकी सब्ज़ माइल आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। रोई आंखें इन अंगार आंखों से टकराई, जिनमें नफ़रत और बेइंतहा गुस्सा भरा हुआ था। फारिस ने उसे खींचकर जुनूनी अंदाज में अपने सीने से लगाया था। वो तड़प ही गई। दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ गई, और धड़कनों का शोर फारिस से शाह इसकी सांसों की महक से ही सुन सकता था। कितना प्यार करती हो मुझसे? हाँ, जुनूनी अंदाज में कहता अपना हाथ इसके गाल पर फेरा। एन तड़प ही तो गई इसके जानलेवा लम्स पे। लब बेचे, आंसू रोके, वो इश्कों से रोई जा रही थी। अपनी मोहब्बत को पाना चाहती हो ना तुम, लेकिन पहले इस मोहब्बत का इज़हार तो करो। मैं भी तो देखूं मोहब्बत की दीवानगी। फारिस ने इसके नाजुक वजूद को मज़ीद खुद से करीब करते अपने गुस्से की शिद्दत को ज़ब्त करते कहा। अपनी उंगलियां उसकी नाजुक कमर में सख्ती से पेवस्त कर दी और इतना करीब कर लिया कि नाक के साथ नाक रब की। एन ने आंखें सख्ती से मीच ली। उसका पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। कमर जैसे टूटती हुई महसूस हुई। वो फारिस के सारे ही खड़ी थी। अगर अभी वो उसे छोड़ता तो वो ज़मीन बोस हो जाती। क्या हुआ? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हारी ख्वाहिशें तो पूरी कर रहा हूँ स्वीट हार्ट। अब की बार फारिस ने मीठे लहजे में सख्त तंज किया। एन की आंखें झट से खुली और हैरानगी से फारिस को देखा कि वो क्या कह रहा है, और उसके गुस्से से भरे चेहरे की तरफ देखा। और वो एक लम्हा जिसमें एन ने फारिस पे हैरानगी से नज़रें उजमाई, वो इस लम्हे में कैद हुआ। वो एक लम्हा उसे तस्खीर कर गया। वो एक लम्हा इसके लिए जानलेवा साबित हुआ, और वो होश और आवाज़ से बेगाना हुआ। अपने सामने खड़े वजूद की महक अपने अंदर उतारने लगा, लेकिन ये सब सिर्फ एक पल के लिए ही था। फारिस ने ज़ोर से एन को पीछे की तरफ धक्का दिया और वो दूर ज़मीन पर जा गिरी। एन ने गिरते हुए खुद को बाजुओं के सहारे चोट लगने से बचाया और पलटकर डरते हुए फारिस को देखा। नूरुल-ऐन फराज शाह, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब देना होगा। मैं फारिस शाह ना भूलूंगा, ना तुम्हें भूलने दूंगा। याद रखना। उंगली उठाता वार्न करता एक नज़र इसकी पेंटिंग पर डाली और गुस्से से उठा के उसे ज़मीन से पे झटका। इस पेंटिंग पे अपने जूतों की छाप छोड़ता वो एन के वजूद को देखता वहाँ से चला गया, और एन के लिए कहीं डर और सवाल छोड़ गया। बमुश्किल उठकर नीचे गिरी पेंटिंग को उठाया जो सारी की सारी ख़राब हो चुकी थी।
आंसू खुद बहुत गालों पे बह निकले। बहुत ही खामोशी से इस पेंटिंग को दीवार के साथ लगाया। कमर में अभी भी उंगलियां दसती हुई महसूस हो रही थी। उसकी तकलीफ़ को बढ़ा रही थी। अल्लाह जी, ये क्या बोल के गए हैं? हमने क्या किया? अल्लाह जी, प्लीज़ हमारा इनसे कभी भी दोबारा सामना ना करवाना। आंसू गालों से बहे जा रहे थे। ओ मासूम, अल्लाह से दुआ गो थी। ज़ियान शाह, मैं आपके साथ नहीं जा रही। दुआ ने ज़ियान को अपनी आखिरी फैसला सुनाया। तुम गलत कर रही हो। ज़ियान ने लब पीछे। जानती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती। दुआ ने सर झुका के कहा। क्यों? माथे पे तैवरी चढ़ी। वजह आप जानते हैं। इस वक्त घर वालों को ज़रूरत है हमारी। आप भी अभी मत। दुआ, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर अभी ना गया तो जानती हो ना, पेपर्स नहीं देने देंगे। और तुम ये भी जानती हो तुम्हारा जाना भी ज़रूरी है। अभी अभी न्यू एडमिशन लिया है और अभी से ऑफ। ज़ियान का मूड बहुत ख़राब था। यूनी से नोटिस आया था और उसे अब शहर जाना था। वो दुआ को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रही थी जाने के लिए। प्लीज़, आप चली जाती हैं। चली जाए ज़ियान, मेरा मुश्किल है। दुआ ने भी अफसरदगी से कहा। ज़ियान गुस्से से कहता हुआ वहाँ से जाने लगा कि दुआ ने हाथ पकड़ के रोका। ज़ियान ने इसका हाथ अपने हाथ पे रखा तो हाथ पे देखा तो उसे गर्दन मोड़ी। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में? ज़ियान ने गहरा सांस खारिज किया। वो उससे अजीज़ भी तो बहुत थी। वापस पलट के इसके पास आया। उसकी आंखें जलमल बरसने वाली थी। अब ये बादल बरसात क्यों? करीब होते बहुत प्यार से नरम लहजे में पूछा। आपको पता है? नज़रें उठाती झुकाती वो ज़ियान का दिल धड़का गई। अच्छा, अब भी रोना नहीं, मैं चला जाता हूँ। ज़ियान ने मुस्कुरा के कहा तो वो पुरसुकून होती मुस्कुराती। आज कितने दिनों बाद दोनों मुस्कुराए थे वो भैया एक दूसरे के लिए, वरना अफान के जाने के बाद हवेली सभी मुस्कुराना भूल ही चुके थे। आपकी कलाई पे ये क्या हुआ है? वो जो मरहम लगा रही थी दुआ के आने पे चूंकि। कुछ नहीं, बस गिर गई थी। नज़र चुराते हुए कहा। वो देख के चलना चाहिए था ना। लाई मैं लगा दूँ? दुआ ने कहते ही खुद ही ट्यूब पकड़ के लगानी शुरू कर दी। एन के ज़हन से अभी भी फारिश नहीं निकल रहा था और ना ही इसकी बातें। अपना ख्याल रखा करें। आप ही बहुत प्यार से कहा। एन उठ के खिड़की के पास आ गई। चाँद पूरी आबोताब से चमक रहा था और एन का दिल बस एक ही ताल पे धड़क रहा था। कितनी दुआएं मांगी थी कि इस शख्स से कभी सामना ना हो। वो जानती थी वो शख्स इससे बचपन से नफरत करता है और आज तो न जाने क्यों इतना गुस्सा किया हम पे। हम तो इनके सामने भी नहीं आते। ये भी डेवल हैं। अबरार शाह छोटा डेवल, ये बड़ा डेवल। मुंह बना के वो वापस से अंदर आ गई, जबकि टेरेस पे खड़े फारिस ने इसका भरपूर नज़रों से जायज़ा लिया और इसके वापस अंदर जाने पे वो भी अंदर आ गया। कुछ लोगों के सिर्फ चेहरे मासूम होते हैं, अंदर से वो इतने ही कीना परवर और गिरे हुए होते हैं। और नूरलैन पर आयशा, तुम्हारा मुखरू चेहरा तो सबके सामने लाना ही पड़ेगा और बहुत जल्द वो वक्त आएगा। दिल ही दिल में फारिस ने पक्का इरादे किए। लेकिन अभी उसे अमेरिका जाना था। अपना बिजनेस वाला वहाँ पेंडअप करना था और फिर हमेशा के लिए वापस आना था। अलमास बेगम ने दिल पे पत्थर रख के उसे भेज दिया, लेकिन उसने वादा किया कि वो वापस लौटेगा। तो भाभी ने इनकार कर दिया। कबीर शाह ने सोचते हुए दुर्दाना बेगम से पूछा। तो और क्या कह रही हूँ मैं? आप बताती हैं आगे क्या करना है? मतलब अभी भी आप सोचेंगे? इब्रार शाह बिना दस्तक के अंदर दाखिल हुआ और इसने सारी बात भी सुन ली थी। इब्रार शाह रूम में आने से पहले कबीर शाह ने टोकना चाहा। बाबा जान, आप जानते हैं सब में मेरे लिए क्या हैं आप। फिर भी इब्रार शाह से खुद पे काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िद है बस, और कुछ नहीं। गुस्से से उठे। अच्छा, तो आपके लिए क्या है ये सब जो आप कर रहे हैं? इब्रार ने भी तीखे अंदाज में पूछा। वो सब चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकता था सिवाय नूरलैन के। तुम मेरे बेटे हो के मुझे ये सब कह रही हो। कबीर शाह गुस्से से आगे बढ़े। मेरी तौबा है, अल्लाह की बिना आप दोनों बाप बेटा क्यों लड़ने लगे? बजाय हल निकालने के आपस में उलझ रहे हो। मैं करता हूँ कुछ, लेकिन अपने बेटे को समझा लो। अपने आप पे कंट्रोल करें, वरना सब कैसे कराए कि ये किराए पे पानी फेर देगा। गुस्सा सब करते वो बोले और बाहर निकल गए। अम्मी देख रही हैं आप? वादा किया था आपने और बाबा ने। इब्रार उठेपन से बोला। बेटा, आपके बाबा ने कहा है ना, तो पूरा करेंगे वादा। बस आप खुद पे काबू रखो। दुर्दाना बेगम ने समझाया तो वो लब बेच के रह गया।
कैसे दिन गुजरे पता ही ना चला। आज अफान की दुआ हुई थी और गरीबों में खाना तकसीम किया गया था। तकरीबन 1 माह से भी ऊपर हो गया था अफान की जुदाई को, लेकिन यूँ लगता था कल ही की बात हो। दुआ ने भी ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन फ़िलहाल जा ना पाई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने भाईजान से बात करनी थी। हम कैसे दे दें अपनी फूलों सी बेटी इबरार शाह को। जब से मारिया शाह को पता चला था कि फराज शाह दिलावर शाह की ख्वाहिश पे इनका रिश्ता इबरार से कर रहे हैं, तब से वो पीछे ताप खा रही थी।